कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपीडिया में। दोस्तों मैं हूं आपके साथ हर्ष। आज हम जुड़ गए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रबंधन। दोस्तों आपको पता है कि एग्जामपीडिया की जो हमारी प्रबंधन की बुक है उसको हमने बहुत ही ज्यादा सरल तरीके से लिख रखा है और साथ ही साथ हमारा उद्देश्य है कि बुक के साथ अगर हम वीडियो लेक्चर को अटैच कर दें तो हर स्टूडेंट को न केवल उसको समझने में आसानी होगी बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश भी करेगा, पढ़ने की अच्छे से कोशिश करेगा और हमारा भी उद्देश्य है कि हम उसको सरल भाषा में चीजों को एक्सप्लेन कर सकें। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के साथ आज से हमारा वीडियो लेक्चर चालू हो रहा है और ये हमारा पहला लेक्चर है। अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रबंधन के टॉपिक को। और आज का हमारा जो पहला लेक्चर है, पहला टॉपिक है, वो है प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व। हम देखेंगे सबसे पहले कि प्रबंधन क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका महत्व क्या है। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे प्रबंधन क्या है। तो एक बात समझिएगा, हम किसी भी काम को करते हैं तो हर काम को करने के पीछे प्रबंध होता है, एक प्लानिंग होती है। और प्रबंध क्या होता है कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसे किस प्रकार से किया जाए, उद्देश्य क्या है, उसे करने में क्या क्या कठिनाई है, किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, उसके चैलेंजेस क्या क्या है। जब हम सारी कैलकुलेशंस कर लेते हैं किसी काम से संबंधित तो उसी को कहा जाता है प्रबंध। ठीक है, आप घर में भी प्रबंध करते हैं, शादियों में प्रबंध करते हैं और किसी भी कार्य को करने के पहले आप प्रबंध को करते हैं। अब देखिए प्रबंध की अगर आपसे परिभाषा पूछे कि प्रबंध की परिभाषा क्या है तो ध्यान रखिएगा, मैं प्रबंध की परिभाषा आपको विद्वान के हिसाब से बताता हूँ। एफ डब्ल्यू टेलर कहते हैं कि प्रबंध ये जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। यानी पहली बात तो ये है कि क्या करना है। जब हमको ये पता होगा कि हमको क्या करना है, फिर उसके बाद दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि इस काम को करने का सबसे अच्छा तरीका यानी सर्वोत्तम तरीका, और दूसरा सबसे सस्ता तरीका कौन सा है, इसको प्रबंध कहते हैं। ये किसका कथन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर का ये कथन है। ठीक है, अब देखिए प्रबंध की बात की जाए तो प्रबंध एक सार्वभौमिक और सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, जो हर जगह विद्यमान है एक अमूर्त रूप में। इसका एक उद्देश्य होता है, ये सब जगह विद्यमान है। इसके अलावा क्योंकि ये मनुष्य से जुड़ी होती है इसलिए इसको सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें एक बात समझिएगा, प्रबंध की अपने आप में कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, और विशेषता ये होती है कि ये कुशलता से उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक होता है। प्रबंध में मानवीय तत्वों का समावेश होता है। इसमें नियोजन होता है, संगठन होता है, निर्देशन होता है, नियंत्रण होता है। यानी कि इन सारी चीजों को मिलाकर के हम प्रबंध करते हैं। ठीक है, हमारी बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे परिभाषा देखेंगे, प्रबंध की परिभाषा क्या है। हराज कुंज एवं हिज वीरिक के अनुसार प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्य को कुशलता से प्राप्त कर सकें। यानी ओवरऑल बात ये कही जा रही है कि हमको एक ऐसा पर्यावरण तैयार करना है जिसमें कार्य करने वाले सभी लोग एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुशलता पूर्वक काम कर सके। एक हमको ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जिसमें समान लक्ष्य के लिए लोग काम कर सके कुशलता पूर्वक। ठीक है, पीटर एफ ड्रकर क्या कहते हैं, इनका कहना है प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व होता है प्रबंध, जिसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं। यानी अगर प्रबंधन नहीं है किसी व्यवसाय में तो वहां पे जितने मर्जी साधन रख लीजिए, वे साधन केवल साधन रह जाएंगे, वे कभी उत्पादन का रूप नहीं ले सकेंगे। यानी इनका कहना है कि प्रबंध जो है वो कहीं ना कहीं व्यवसाय की आत्मा है। अगर वो आत्मा नहीं है तो सारा आपका उत्पादन रखा रह जाएगा, सारे आपके उत्पाद रखे रह जाएंगे, लेकिन वो कभी उत्पादन का रूप नहीं ले पाएंगे। क्लियर है? अब देखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या कहते हैं, प्रबंध ये जानने की कला है कि क्या करना है, उसे करने का सबसे अच्छा तरीका और सस्ता उपाय क्या है। ये परिभाषा हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए जो हमारा प्रबंध है, प्रबंध के इतिहास को समझते हैं। प्रबंध का जो इतिहास है वो कई वर्गों में बांटा गया है। एक है 3000 ईसा पूर्व यानी 3000 BC से लेकर के 1776 तक का प्रबंध। फिर 1911 से 1947 तक का जिसे क्लासिकल दृष्टिकोण बोलते हैं। फिर 1700 से 1950 का जिसे व्यवहारिक दृष्टिकोण बोलते हैं। और 1940 से लेकर के 1950 जिसे मात्रात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। और 1960 के बाद का यानी वर्तमान का प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, प्रबंधन क्या है, समय समय पर विकसित होता रहा है। जब प्रबंधन की शुरुआत हुई थी ना तो लोगों को लगता था कि हम ये काम करा ले, इनसे करा ले, ऐसे करा ले, ये उद्देश्य, बस इतना प्रबंधन था। लेकिन समय के साथ प्रबंधन के दृष्टिकोण में लगातार बदलाव होते रहे और प्रबंधन एक विषय के रूप में, ज्ञान के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में सामने आया।
उन चीजों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रबंधन का विकास हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक प्रबंधन क्या है, ठीक है, इनिशियल मैनेजमेंट क्या है। देखिए, शुरुआत में प्रबंधन क्या था, एक अभ्यास के रूप में था, जिसमें गतिविधियों की योजना बनाना, योजना के बाद नेतृत्व करना, नियंत्रित करना और जिम्मेदार लोगों द्वारा निर्देशित संगठित प्रयास ही क्या कहलाता था, उसमें प्रबंधन कहलाता था, जो हजारों वर्षों तक चला। कुल मिला के योजना बना दिए, आयोजन कर लिए, नेतृत्व कर लिए, नियंत्रित कर लिए, इतना ही पहले प्रबंधन का अंग माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, चीजें बदली, तो हमने अलग अलग दृष्टिकोण को विकसित किया और प्रारंभिक दृष्टिकोण के बाद हमारा जो दृष्टिकोण बना वो बना क्लासिकल दृष्टिकोण। इसमें क्या हुआ, इसमें प्रबंधन ज्ञान के रूप में विकसित किया गया। यानी प्रबंधन क्या था, प्रबंधन के कुछ नियम बनाए गए, कुछ सिद्धांत बनाए गए। यानी केवल ये व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं रहेगा कि व्यवहारिक रूप में विद्यमान था, बल्कि अब प्रबंधन जो है वो सिद्धांत के रूप में विकसित होने लगा कि प्रबंधन के सिद्धांत क्या होते हैं, प्रबंधन में कौन कौन से नियम लगते हैं, लोगों से काम कैसे करवाना है, काम कराने के नियम क्या है, संगठन किस सिद्धांत पे काम करेगा। यानी जब नियम और सिद्धांत विकसित हो गए तो उसे कहा गया क्लासिकल दृष्टिकोण। और क्लासिकल दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं उनको कहा गया शास्त्रीय सिद्धांतकार। क्लियर दोस्तों, बन जाएगा। आगे देखिए, अब आते हैं मात्रात्मक दृष्टिकोण में। देखिए, नाम से समझ में आ रहा है, जब हम मात्रा को देखेंगे या मात्रा के दृष्टिगत चीजों को देखेंगे तो वो कहलाएगा मात्रात्मक दृष्टिकोण। इसमें दोस्तों सरल भाषा में समझिए कि हम जब किसी कार्य का प्रबंधन करते हैं तो उसमें एक चीज देखते हैं कि कार्य कितना हुआ, कैसा हुआ, कितना इनपुट था, कितना आउटपुट था। जब हम हर चीज डाटा से देखने लगे, हर चीज सूचना से देखने लगे, कंप्यूटर सिमुलेशन होने लगे, यानी हर बात मात्रा के इर्द गिर्द घूमने लगे कि हमने क्या किया, कितना किया, कैसा किया, आउटपुट कितना मिला, उत्पादन कितना हुआ, कितना ट्रांसपोर्ट हुआ। जब हमने मात्रा को महत्व देना शुरू किया तो वो दृष्टिकोण कहलाया मात्रात्मक दृष्टिकोण। क्लियर है। फिर समकालीन दृष्टिकोण की बात करें तो समकालीन दृष्टिकोण यानी इसे कहते हैं आप वर्तमान दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। 1960 के बाद वर्तमान तक की स्थिति को कहते हैं समकालीन दृष्टिकोण। दोस्तों, यहाँ पर क्या बदला, यहाँ पे एक बात समझिएगा। पहले जो प्रबंधन था, अभी तक समकालीन के पहले तक, वो एक बात पे केंद्रित था कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, संगठन कैसे काम कर रहा है, नियोजन कैसे करना है, नेतृत्व कैसे करना है। यानी सारी बातें इस बात पे डिपेंड करती थी कि हमारे संस्था के अंदर क्या चल रहा है। अभी तक हम बाहर नहीं निकले थे, लेकिन जब हम समकालीन दृष्टिकोण को देखते हैं तो हमने बाहरी वातावरण में क्या हो रहा है इस बात पे जोर देना शुरू किया। क्योंकि किसी भी व्यवसाय में कभी भी केवल इंटरनल फैक्टर्स मैटर नहीं करते हैं। हमेशा संस्था हो या व्यवसाय हो, उसमें दो चीजें मैटर करती है, एक तो उसके इंटरनल फैक्टर और दूसरा उसका एक्सटर्नल फैक्टर। दोनों मिलके ही किसी व्यवसाय और किसी संस्था को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने वर्तमान दृष्टिकोण में क्या किया, हमने आंतरिक के साथ साथ बाह्य वातावरण में क्या चल रहा है इस बात को भी ध्यान देना शुरू किया। अब देखिए, प्रबंधन संबंधी ये जो कुछ कथन है इनको ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा मार्क्स में हमने डाल रखा है। दोस्तों, हमारी किताब की विशेषता भी यही है कि हमने अपने किताब को पहली बात तो भाषा बहुत सरल रखा है कि हम सरल से सरल भाषा में समझा सके। इसमें थ्योरी है, थ्योरी के बाद हमने इसमें अलग अलग जगह पे चार्ट दिया है ताकि बच्चों को समझ में आए। फिर उसके बाद फ्लो डायग्राम है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगी वो भी हमने विशेष रूप से ब्रैकेट में दे रखा है। ये मानिए जो एक्स्ट्रा मार्क्स वाले हैं ये बहुत स्टार मार्क्स चीजें होती हैं जिनसे सीधे प्रश्न आपके बनते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो हम देखेंगे सीधे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। ठीक है। अब एक बात देखिए, एप्पले क्या कहते हैं। एप्पले का कहना यह है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। दैट इज कि प्रबंध में हम व्यक्तियों का विकास करते हैं, वस्तुओं का निर्देशन नहीं करते हैं। यानी व्यक्तियों का कोशिश रहती है कि व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा योग्य बनाया जा सके, इनहेंस किया जा सके। इसमें वस्तुओं का कोई बहुत ज्यादा निर्देशन नहीं होता कि हम वस्तु को बोलेंगे कि आप ऐसी बन जाओ, नहीं। अगर हमने व्यक्ति को यानी ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप कर लिया, इनहेंस कर लिया, तो वो ऑटोमेटिक हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के अनुसार ये क्या कहते हैं कि प्रबंध एक पेशा है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है कि प्रबंध एक पेशा है, ये किसका कथन है। एप्पले का कथन है, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का कथन है, पार्कर फोलेट का कथन है। ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है। अब देखिए, मेरी पार्कर फोलेट क्या कहते हैं, प्रबंधन दूसरों से कार्य करवाने की कला है। ये सच भी है। अगर आपको बोला जाए कि आप यहाँ पे रख रखाव देखिएगा, आप किसी कार्य का प्रबंध देखिएगा, तो आप खुद भी हर काम नहीं कर सकते, आपको लोगों से काम करवाना पड़ता है और वही काम करवाने की कला ही तो प्रबंधन कहलाती है।
और दूसरों से काम करने की कला प्रबंधन है। ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं मेरी पार्कर फोलेट। क्लियर है? तो देखिए, अब होता क्या है प्रबंधन में? संप्रेषण संसाधन होता है। सर संप्रेषण का मतलब क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी हम अपने अपने वरिष्ठ से, अपने कनिष्ठ से बात कैसे करते हैं, कितना प्रभावी संप्रेषण करते हैं, उनसे काम कराने के लिए हमारी भाषा कितनी ज्यादा अच्छी है, कितनी अच्छे लहजे में हम बात कर पाते हैं, वो सब कहलाता है संप्रेषण। प्रबंधन में मानव संसाधन लगता है, क्योंकि उनके बिना तो हम संगठन को चला ही नहीं सकते, और संगठन भी प्रबंधन का एक अंग होता है। वित्तीय संसाधन लगते हैं, भौतिक संसाधन लगते हैं, इसमें नियोजन लगता है, प्लानिंग लगती है, ऑर्गेनाइजेशन लगता है, लीडरशिप लगती है, नेतृत्व लगता है, और नियंत्रण लगता है, कंट्रोल लगता है। इन सारे चैप्टर को हम आगे के करके देखेंगे। अब प्रशासन, प्रबंध एवं संगठन का अर्थ देखिए। ये प्रशासन शब्द है ना दोस्तों, आप बहुत ज्यादा कठिन भाषा में मत पढ़िएगा, मैं आपको बहुत सरल भाषा में करके बताता हूँ। आपने कई जगह पढ़ा होगा प्रशासन की जो परिभाषा होती है कई मायने में बड़ी कठिन होती है, लेकिन हमने अपनी किताब में बहुत सरल करके लिखा है। प्रशासन को सिंपल से समझिए, दो शब्दों से मिलकर बना, एक है एड और दूसरा है मिनिस्ट्रियल। इसका मतलब होता है सेवा करना या प्रबंध करना। तो प्रबंध करना या सेवा करना भी क्या है? एक प्रकार का प्रशासन है। ठीक है, कार्यों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि लोग सामान्य उद्देश्य को लेकर आपस में सामूहिक प्रयास करें, वही प्रशासन है। कुल मिला के अगर हम लोगों को समान उद्देश्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों का समूह बना ले तो वही प्रशासन कहलाता है। ठीक है, लूथर गुलिक क्या कहते हैं कि समान प्रशासन जो है, प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यों को संपादित कराना है। यानी कुछ उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को पूरा कराने के लिए अगर हम जो कार्य को करवाते हैं उसी को कहते हैं प्रशासन। ठीक है, अब प्रशासन के तत्व देखिए कौन कौन से हैं। इसमें सामूहिक प्रयास किया जाता है, उद्देश्य भी सामूहिक होता है, और कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स लगाए जाते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, सहयोग की भावना होती है, वही प्रशासन है। इसकी विशेषता क्या है प्रशासन की? ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, निश्चित उद्देश्य होता है इसका। ठीक है, सभी लोग मिलकर काम करते हैं, ये बड़े और विशाल संगठनों में काम आता है, और कई बार इसमें काम करने वाले जो व्यक्ति है ना, उनका उद्देश्य भी भिन्न हो सकता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग उद्देश्य से भी किसी प्रशासन का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे लोक प्रशासन। लोक प्रशासन क्या है दोस्तों? एक बात समझिए, लोक प्रशासन के जो शब्द है ना, वो दो चीजों से मिलकर है, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक क्या होता है? यहाँ पे पब्लिक का जो सब अर्थ है, पब्लिक का अर्थ होता है सरकार से, यानी ऐसा प्रशासन जो सरकार के लिए काम करता हो, लोक प्रशासन कहलाता है। जैसे कलेक्टर हो गए, एसपी हो गए, है ना, ये सब किसका हिस्सा है? ये सब लोक प्रशासन का हिस्सा, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट के लिए असिस्ट कर रहे हैं जनता को, यानी कि ये जनता के और शासन के बीच की कड़ी है, इसीलिए इनको लोक प्रशासन कहा गया। क्लियर है? देखिए, चले आगे। अब देखिएगा आगे, प्रबंध क्या है? अब प्रबंध को समझते, लोक प्रशासन समझ लिए। सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय प्रयासों का नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है। यानी प्रबंध में क्या करते क्या है? प्रबंध में क्या होगा? एक उद्देश्य होगा कि हमको ये काम करना है, उस उद्देश्य को करने के लिए हमारे पास प्लानिंग होगी, नियोजन होगा। नियोजन के बाद क्या होगा? नियोजन तो प्लानिंग तो होगी, प्लानिंग के बाद हमको लगेगा क्या? संगठन, कि हम किसके माध्यम से काम करेंगे, संगठन होगा। फिर उसके बाद संगठन के ऊपर हमारा कंट्रोल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम चाहते कुछ है और हो कुछ रहा है, तो हमारा कंट्रोल भी होना चाहिए। जब इन सारी चीजों को हम आपस में कोऑर्डिनेट करके एक पूरा सिस्टम बनाएंगे तो वही सिस्टम कहलाता है क्या? हमारा प्रबंध बन जाएगा। अब आइए देखिए, प्रबंध का एक अंग है क्या? संगठन। संगठन क्या कहलाता है? कुल मिला के संगठन को मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोगों का समूह संगठन कहलाता है। किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोगों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा? संगठन कहलाएगा। क्लियर है? अब देखिए, आपको बहुत ज्यादा किताबी भाषा में भी नहीं पढ़ना, समय कम है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। हम क्वेश्चन लगा लेंगे, क्वेश्चन को क्लियर करा देंगे। हमारा उद्देश्य केवल यहाँ पे समझना है चीजों को, कि हम कैसे सरल तरीके से समझ सके। ठीक है, और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी किताब को खरीद लीजिए। आप हमारी किताब को खरीद करके पढ़ सकते हैं। अगर आप वीडियो लेक्चर को चैप्टर के साथ पढ़ेंगे तो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते चलेंगे, क्योंकि हम वीडियो लेक्चर में तो चीज़ों को कवर कर ही रहे हैं। आप अपने रिवीजन के लिए हमारी बुक भी खरीद करके अपने आप हमारी बुक को भी अपने नज़दीकी स्टोर से खरीद करके साथ ही साथ कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे बढ़ते, संगठन।
संगठन के बारे में बता दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रबंधन का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, ठीक है। प्रबंधन के दृष्टिकोण को समझते हैं, कौन कौन से दृष्टिकोण है। सिस्टम दृष्टिकोण, देखिए प्रबंधन के लिए एक दृष्टिकोण है सिस्टम दृष्टिकोण, जो एक संगठन को एक प्रणाली के रूप में देखता है, जो परस्पर संबंधित और अन्योन्याश्रित भागों का एक समूह है, जो एक एकीकृत संपूर्ण उत्पादन करता है। कुल मिला के दोस्तों सिस्टम तंत्र क्या होता है, एक ऐसा संगठन जो आपस में मिलके एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के एक दूसरे का सहयोग देके और एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ मिलके काम करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो कहलाता है सिस्टम दृष्टिकोण। ओपन दृष्टिकोण क्या है, ओपन सिस्टम क्या है, गतिशील गतिशील रूप से अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। दैट मीन सिंपल सी बात है, जो लोग अपने पर्यावरण के साथ घुल मिलकर अपने पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपने वातावरण के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसे कहलाता है ओपन सिस्टम, ठीक है। आकस्मिक दृष्टिकोण क्या कहलाता है, स्थितिजन्य दृष्टिकोण। प्रबंधन के लिए एक दृष्टिकोण है जो कहता है कि व्यक्तिगत संगठन, कर्मचारी और स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। यानी क्या है, अगर कोई संगठन है व्यक्तिगत अलग हो सकता है, कर्मचारी अलग हो सकते हैं, उसकी स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं और प्रबंध के विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होती है। इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमको प्रबंधन में अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है ताकि ये लोग साथ मिलकर काम कर सकें, ठीक है। यानी सबकी दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, व्यक्तिगत संगठन अलग हो सकते हैं, कर्मचारी अलग हो सकते हैं और सबकी स्थिति भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमको सबको मिला करके कोऑर्डिनेट करके काम कराना है, यही प्रबंधन है, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रशासन में और लोक प्रशासन में अंतर समझते हैं। प्रशासन एक बहुत बड़ी अवधारणा है। प्रशासन एक इतनी बड़ी अवधारणा है कि इसमें पुलिस प्रशासन आ जाता है, इसमें सामान्य प्रशासन आ जाता है, इसमें न्याय प्रशासन आ जाता है। आई वो समझ में, तो प्रशासन एक बहुत व्यापक अवधारणा है, लेकिन लोक प्रशासन जो है वो प्रशासन का ही एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। प्रशासन बृहद अवधारणा है, लोक प्रशासन उसका हिस्सा है। अब एक एक करके देखते हैं। किसी सामान्य उद्देश्य को लेकर विभिन्न व्यक्तियों का द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन है। यानी उद्देश्य कैसा है, सामान्य उद्देश्य है, उसको लेकर किया गया कैसा प्रयास, सामूहिक प्रयास क्या कहलाता है, प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन क्या होता है, राजनीति द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला संगठन है। मैंने आपको बताया लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो एडमिनिस्ट्रेशन है जो सरकार के अधीन रह के सरकार के लिए काम करता है और जनता के सुख के लिए, जनता के हित के लिए, जनता को सेवा करने के लिए काम करता है, ठीक है, वो कहलाता है लोक प्रशासन। प्रशासन एक व्यापक दृष्टिकोण है, मैंने आपको बताया प्रशासन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन एक संकुचित दृष्टिकोण है क्योंकि यह प्रशासन का एक हिस्सा है। प्रशासन एक प्रक्रिया है और ये एक पूरा तंत्र है जिसके द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी कार्य का मतलब होता है लोगों के कल्याण के लिए कार्य संपन्न करता है। प्रशासन का संबंध विभिन्न लोगों से कार्य करवाना है, जबकि लोक प्रशासन का दो अर्थ है, इसको हम पढ़ते भी है और इसका हम व्यवहारिक रूप भी देखते हैं। कलेक्टर कमिश्नर काम करते हैं, लेकिन काम करने के पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको विषय पढ़ाया जाता है, तो वो कहलाता है लोक प्रशासन, ठीक है। आगे देखिएगा, शासन एवं लोक प्रशासन में अंतर क्या है। आपको दोस्तों पता है शासन या सरकार क्या होती है, जनता के द्वारा चुना गया जो सिस्टम है या बनाया गया सिस्टम वो शासन कहलाता है, ठीक है। शासन का संबंध सरकार से है और लोक प्रशासन का संबंध नौकरशाही से, यानी जो हमारे आपके लिए काम करते हैं, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, ये सब लोक प्रशासन का हिस्सा है, यानी नौकरशाही। इसका संचालन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है क्योंकि ये सरकार है, और इसका संचालन सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। यह संविधान से दिशा निर्देश प्राप्त करता है, आपको पता है संविधान में इनकी व्यवस्था है, लेकिन ये सरकार के निर्देशन पे कार्य करता है, यानी इसको निर्देश देता है संविधान और लोक प्रशासन को निर्देश देता है कौन, सरकार। यह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः उन्हें जन सेवक कहते हैं। ये सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः इन्हें सरकारी सेवक कहते हैं। शासन का मुख्य कार्य नीति का निर्माण करना है, लोक प्रशासन का मुख्य कार्य नीतियों को लागू करवाना है। प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है, प्रशासन जो है किसी सामान्य उद्देश्य को लेकर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास है, ठीक है। यानी उद्देश्य क्या है, सामान्य उद्देश्य है, और उसको लेकर जब सब लोग प्रयास करते हैं तो वो कहलाता है प्रशासन। और प्रशासन का वह भाग जो संसाधनों का समुचित उपयोग व उसमें समन्वय कर संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में उनका संचालन सुनिश्चित करता है, प्रबंधन कहलाता है। दोस्तों इसको मैं और सरल बताता हूँ, ठीक है। प्रबंधन क्या है, हमको कोई कार्य दिया गया, ठीक है, हमें बोला गया कार्य का प्रबंधन करना है, और उस प्रबंधन में क्या करेंगे, हमारे पास संसाधन होंगे, संगठन होंगे, लक्ष्य होगा। कार्य करने का क्या होगा, लक्ष्य होगा।
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास संगठन होगा, संगठन के साथ हमारा क्या होगा, समन्वय होगा, यानी हम कोऑर्डिनेट करेंगे, और ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास प्लानिंग होगी। जब हम इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं आपस में समन्वय करके, कोऑर्डिनेट करके, तो ये कहलाता है हमारा प्रबंधन। क्लियर है? अब प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है और प्रबंधन जो है प्रशासन का ही एक अंग है अथवा यह संकुचित अवधारणा है। ध्यान रखिएगा, प्रशासन बहुत बड़ी चीज है और प्रशासन के अंदर आता है प्रबंधन। क्लियर है? आगे, प्रशासन का मुख्य कार्य संगठनों के लक्ष्य को निर्धारित करना है। दैट मीन्स प्रशासन लक्ष्य बनाता है और प्रबंधन लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो लक्ष्य बनाने का काम किसका है? प्रशासन का। और लक्ष्य को प्राप्त करने का काम किसका है? प्रबंधन का। प्रशासन संगठन में प्रभावी निर्देशन सुनिश्चित करता है, जबकि प्रबंधन संगठन में प्रभावी कार्य निष्पादन को सुनिश्चित करता है। ये बताएगा कि काम कैसे करना है और ये काम को करवाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे देखिए, प्रबंध का उद्देश्य क्या है, हम एक एक करके उद्देश्य देखेंगे। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, यानी जो हमको संसाधन मिले हुए हैं, उद्देश्य होगा कि वो वेस्टेज ना हो, वो खराब ना हो, उनका अधिक से अधिक उपयोग करके हम ऐसी वस्तु बना सके जिनसे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके। ये प्रबंध का सबसे बेसिक और सबसे मेन उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य, उत्पादन के सभी घटकों के अधिकतम प्रयोग द्वारा उत्पादकता में वृद्धि, यानी जितने भी घटक हैं उत्पादन में लगे हुए, उनका ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग कर ले और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को बढ़ा सके, ये भी हमारा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है पूंजी पर उचित प्रत्यय, यानी जो पूंजी हम लगाए हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा और अच्छा से अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सके, यही प्रबंधन का उद्देश्य है। अगर आपको मैनेजर बनाया जाएगा तो मैनेजर बनाते ही इसलिए हैं कि आपके पास जो संगठन है, आपके पास जो संसाधन है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके अधिक से अधिक आउटपुट दीजिए, पूंजी पर रिटर्न दीजिए, सामान का वेस्टेज कम कीजिए, इसलिए तो मैनेजर बनाए जाते हैं। ये तो करने वाला तो अकेले ही से काम पूरा कर ले, लेकिन मैनेजर रखने के लिए इसीलिए रखा जाता है किसी भी कंपनी में कि उसके पास स्किल होती है कि बहुत सारी चीजों की बहुत बचत करता है, उचित रिटर्न देता है, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करता है और जिस संस्था में वो काम कर रहा है उसमें अधिक से अधिक उत्पादकता बढ़ा देता है। ठीक है? आगे, प्रसिद्धि निर्माण, यानी ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो आगे चल के संस्था या कंपनी की पहचान बन जाए, उस प्रोडक्ट को कंपनी के नाम से जाना जाए और उसी जो वो है प्रोडक्ट है उसी के माध्यम से अच्छा उत्पादन हो, उचित मूल्य मिले, श्रेष्ठ गुणवत्ता हो, इत्यादि कार्य किसका है? प्रबंधन का। अगर वातावरण में परिवर्तन आ गया, जैसे मार्केट अप एंड डाउन होता है, अगर वातावरण में परिवर्तन आ रहा है तो उन चुनौतियों को स्वीकार कर सके और उन चुनौतियों को स्वीकार करके उस अकॉर्डिंग काम करके संस्था को पीछे ना हटने दे बल्कि आगे बढ़ाए। जैसे दोस्तों आपको पता होगा, कोरोना काल के पहले ऑफलाइन कोचिंग का अपना एक महत्व था और बहुत तेजी से चल रही थी, लेकिन समय बदला, हालात बदले, कोरोना काल लगा और लोग घरों में कैद हो गए। लेकिन जो भी अच्छी कंपनी थी, अच्छी कोचिंग थी, अच्छी कंपनी के जो प्रबंधक थे, मैनेजर थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं उस वक्त की नजाकत को समझते हुए, हालातों को समझते हुए ऑनलाइन आने का डिसीजन लिया। और जो लोग समय से ऑनलाइन आए उनका आज आप देख सकते हैं कि एक अच्छी जगह पहुंच गए। तो कोई भी कंपनी अगर आज अच्छी जगह है, कोई भी कोचिंग अच्छी जगह है, तो वो कहीं ना कहीं अपने खराब समय में लिए गए डिसीजन के कारण है। खराब समय में जब अच्छा डिसीजन ली होगी तब वो आज वहां पर विद्यमान है। ठीक है? इसी प्रकार कोई भी संस्था हो, कोई भी कंपनी हो, खराब वातावरण अगर आ भी गया है, उस समय कैसे डिसीजन लेते हैं, ये काम होता है प्रबंधक का। क्लियर है दोस्तों? आगे देखिए, प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या होती है। इसमें एक उद्देश्य होता है, बता ही चुके हैं। प्रबंध हर जगह होता है, हर कंपनी, हर संस्था, हर घर, हर कार्यक्रम में प्रबंध होता है। ये एक बहुआयामी है जिसमें कार्य का प्रबंध देखा जाता है, यानी ये कैसा है? मल्टी डायमेंशनल है। कैसा है? मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल है। क्लियर है? इसमें कार्य का प्रबंध होता है, लोगों का प्रबंध होता है, परिचालन का प्रबंध होता है, यानी चलाया कैसे जाएगा। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सामूहिक प्रयास है, मानवीय प्रयासों से संबंधित है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, सर्वव्यापक है। प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, पृथक अस्तित्व होता है। प्रबंध एक समन्वयकारी शक्ति है। दैट मीन्स यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है लोगों लोगों के बीच में। यह एक सृजनशील कार्य है। प्रबंध एक व्यवहार है। प्रबंध उद्देश्य निर्धारित करता है कि हमको क्या काम करना है और कितना करना है, उसका एक उद्देश्य होता है, एक मोटिव होता है। ये एक अमूर्त है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन विद्यमान हर जगह है, हर रूप में है। ठीक है? प्रबंध एक परस्पर जोड़ने वाली प्रक्रिया है। जब कई लोग आपस में काम करेंगे तो जानते हैं कि वो लोग आपस में क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, मुसीबत में साथ खड़े रहेंगे। यही तो एक प्रक्रिया है जो जोड़ता है एक दूसरे को।
ये परिस्थिति पे आधारित होती है, नहीं जैसी परिस्थिति वैसा प्रबंध। अब देखिए प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र देखते हैं क्या क्या है। अनुरक्षण या देखभाल प्रबंध, ठीक है। इसमें क्या आता है, जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं वहां का भवन, वहां का प्लांट, वहां की मशीन, वहां के उपकरण, उनको उनका देखभाल करना, उनकी देख रेख करना, उसका रख रखाव अच्छे से रखना, उसमें खराबी तो नहीं आई, खराबी आई तो क्या आई, उसको कैसे ठीक कराया जाए, ये सारा काम किसका होता है, एक प्रबंधक का होता है। और प्रबंधक इन चीजों की देखभाल भली भांति तरीके से करता है। यानी कि जो जो हम काम करते हैं उसे कहते हैं क्रियात्मक क्षेत्र। प्रबंध में क्या क्या किया जा रहा है, करने वाले कार्य कहलाते हैं क्रियात्मक क्षेत्र, ठीक है। कार्यालय का प्रबंध, जिसमें रिकॉर्ड रखना, पत्र व्यवहार करना, ईमेल देना, संदेश भेजना इत्यादि काम आता है कार्यालय प्रबंध में। वित्तीय प्रबंध में हम क्या क्या करते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा, बजट कितना है, लागत कितनी है, लेखांकन हुआ कि नहीं हुआ, सांख्यिकी नियंत्रण कितना है, वित्तीय नियोजन कितना, आय का प्रबंध कहाँ से हुआ, कितना हुआ, इन सारी चीजों को जब हम देखेंगे तो वो हमारा वित्तीय प्रबंध कहलाता है। विकास प्रबंध, इसमें क्या होता है कि जो सामग्री है, मशीन है, उत्पादन प्रक्रिया है, इनके संबंध में हमको जो अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, अन्वेषण करना है, ठीक है। वस्तु विकास कैसे करना है, डिजाइन क्या होगा, उपभोक्ता क्या चाह रहा है, उपभोक्ता की मानसिकता क्या है, उपभोक्ता किस प्रकार की वस्तु चाह रहा है, किस क्षेत्र में किस प्रकार की वस्तु बेची जाए, किस जगह पे किस प्रकार के प्राइस को टारगेट किया जाए, इन सारी चीजों को जब हम देखेंगे तो ये विकास प्रबंध कहलाता है। वितरण और विपणन क्या है कि हमको मूल्य कितना रखना है, कहाँ बेचना है, जोखिम कितना है और जोखिम को कम कैसे किया जाएगा, हम बिक्री को बढ़ा कैसे सकते हैं, विज्ञापन कैसे करेंगे, जब हम इन चीजों को ध्यान देते तो कहलाता है वितरण और विपणन प्रबंध, ठीक है। जिसमें क्या आता है, मूल्य निर्धारण, अनुसंधान, विपणन क्षेत्र, जोखिम रोकथाम, विक्रय को बढ़ाना, विक्रय संवर्धन मतलब विक्रय को बढ़ाना, विज्ञापन, आंतरिक बाजार और निर्यात व्यवस्था आती है किसमें, वितरण और विपणन प्रबंध में। परिवहन प्रबंध नाम से क्लियर है, कहाँ से माल आएगा, कहाँ पे जाना है, कैसे भेजना है, रेल से भेजना है, सड़क से भेजना है, वायुयान से भेजना है, किस मार्ग से जाएगा, इन सारी चीजों का जब हम देख रेख करते तो कहलाता है परिवहन प्रबंध। उत्पादन प्रबंध, इसमें क्या होता है, गुण कैसा होगा मतलब क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कार्य क्या क्या करने हैं, प्रक्रिया कैसे कंट्रोल में होगी, सामग्री प्रबंधन, निरीक्षण इत्यादि चीजें जब आती हैं, यानी उत्पादन से संबंधित जितनी क्रियाएं होती हैं उनको जब हम देखते तो कहलाता है उत्पादन प्रबंध। जैसे कार्य का विश्लेषण करते रहना, क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्वालिटी क्या है, क्या क्या काम बाकी है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ये सारी चीजें जब हम देख रहे हैं तो कहलाएगा उत्पादन प्रबंध। फिर सेवा वर्गीय कार्मिक प्रबंध, लोग काम कैसे कर रहे हैं, उनका प्रशिक्षण हुआ है सही तरीके से कि नहीं हुआ है, किसका स्थानांतरण कहाँ करना है, किसको कब रिटायर करना है, किसको कब प्रमोशन देना है, उनके पास सुरक्षा क्या क्या है, पारिश्रमिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, श्रम का कल्याण कैसे हो, चिकित्सा, बीमा, औद्योगिक संबंधी सुधार, इन सारी चीजों को जब हम देख रहे तो कहलाएगा कार्मिक प्रबंध। कुल मिला के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ प्रबंधन कहलाता है कार्मिक प्रबंध, ठीक है। फिर क्रय प्रबंध क्या है कि कहाँ से माल खरीदना है, कहाँ बेचना है, कैसे खरीदेंगे, किस प्रकार अनुबंध होगा, कहाँ रखना है, इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो कहलाता है क्रय प्रबंध। बन जाएगा दोस्तों। अब आगे देखिए अन्य क्षेत्र इसके कौन कौन से हैं, प्रतिरक्षा प्रबंध, पर्यावरण प्रबंध, शिक्षण प्रशिक्षण प्रबंध, समय प्रबंध, चिकित्सा प्रबंध, तकनीकी प्रबंध और आयात निर्यात प्रबंध। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमने बहुत सरल भाषा में लेके चलने की कोशिश की है। अगर आपको मान लीजिए किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे ऐसा लगा हो कि एक बार वापस से रिवाइंड करके देखना चाहिए तो आप वापस से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। और चूंकि वीडियो लेक्चर आपके पास हमेशा के लिए उपलब्ध होने वाला है तो आप कोशिश करिएगा कि इस लेक्चर को 2 बार 3 बार 4 बार देखें, ठीक है, ताकि प्रबंध जो सरल सब्जेक्ट भी है इसमें आपके पूरे में पूरे मार्क्स आ सकें और किसी प्रकार की समस्या कहीं पे भी ना जाए। मुझे विश्वास है कि आप प्रबंधन में पूरे नंबर ला भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि प्रबंध का महत्व क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। देखिए आपको पता है प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, यानी हर जगह पे, हर स्तर पे, हर संस्था पे प्रबंध लगता है, ठीक है। इसका जो महत्व है वो क्या है उसको हम देखते के करके, क्योंकि आपको पता है कि बिना प्रबंध के कोई भी कार्य अगर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा जैसे अनप्लान्ड तरीके से किया गया काम कभी भी या तो वो सफल हो सकता है तो सफल नहीं हो सकता, यानी कि उसके सफल और असफल होने की संभावना 50-50% हो सकती है। लेकिन अगर किसी संस्था किसी कार्य में अगर प्रबंध आ गया है, नियोजन आ गया है, प्लानिंग आ गई, संगठन शामिल हो गया है, नियोजन है, नियंत्रण है, इन सारी चीजों से मिलाकर अगर हम प्रबंध करते हैं तो हमारे सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में शादी है और आपने कोई भी चीज प्लानिंग से नहीं कर रखी कि टेंट किसको करना है
और दूल्हे के लिए जो बग्गी आएगी वो कहाँ से आएगी, चीज़ें कहाँ से होंगी और खाने बनाने वाला कौन है। आपको कुछ भी प्लानिंग आपने नहीं कर रखी है, लेकिन लास्ट दिन पता चला कि आज आपके यहाँ शादी है, तो आपने अचानक सबको बुलाया, तो ये बहुत चांस है कि आपकी शादी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, या आपके घर की शादी क्या होने वाली है, गड़बड़ होने वाली है। लेकिन अगर हमने पहले से प्लान कर रखा है कि हम टेंट में इसको बुलाएँगे, हलवाई को इसको बुलाएँगे और दूसरे कामों के लिए हम इसको बुलाएँगे, हर चीज़ बिल्कुल प्लान्ड तरीके से आपने कर रखा है, तो एक बात तो ऑब्वियस है कि आपके यहाँ जो कार्य होगा वो बहुत सही तरीके से होगा। देखिए, अगर हम प्रबंधित तरीके से किसी कार्य को करेंगे तो 90% संभावना है कि वो काम सही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जब कोई संस्था शुरू की तो हमको ये पता होगा कि हमको इस बिल्डिंग में काम करना है, हमारा उद्देश्य ये है, हमारा लक्ष्य इतना है, हम प्रोडक्शन इतना करेंगे, संगठन ऐसे काम करेगा, ये व्यक्ति प्लान करेगा, इस व्यक्ति को इस पद पे बैठाएँगे, ये व्यक्ति ऐसे कंट्रोल करेगा। जब सारी चीज़ें आपकी निर्धारित हैं, तो 90% चांस है कि आपका काम सफल होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई दूसरे व्यक्ति को देखे जिसने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैनेजमेंट कौन देखेगा, क्या उत्पादन करना है, लक्ष्य कितना है, कितना पैसा लगाना है, कितना पूंजी लगाना है, कहाँ से माल आएगा, कहाँ जाएगा। अगर किसी के पास कोई ऐसा दूर दृष्टिकोण नहीं है, कोई प्रबंधन नहीं है, तो 90% चांस है कि उसका काम जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए आजकल प्रबंधन का महत्व समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए प्रबंधन का क्या-क्या महत्व है? प्रबंध जो है सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है, किसी भी व्यक्ति की क्षमता में क्या करता है? वृद्धि करता है। गतिशील संगठन का निर्माण करता है, व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, समाज के विकास में सहायक होता है, न्यूनतम प्रयत्नों द्वारा अधिकतम परिणामों को प्राप्त करने के लिए होता है, यानी कम एफर्ट में ज़्यादा हम आउटपुट निकाल सकें। कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, जब भी हमारा कोई अपोनेंट है जो बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा हमको दे रहा है, तो उससे हमें कैसे निपटना है, कैसे प्रबंध करना है, ये भी हम देखते हैं प्रबंधन में। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ उठाना, उद्देश्यों को निर्धारण करने के लिए, नीतियों को निर्धारण करने के लिए, श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए, व्यक्तियों के विकास के लिए, सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए। व्यवसाय में महत्व क्या है? उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करना, यानी प्रबंधन क्या करता है, जो उत्पादन के विभिन्न साधन होते हैं, जब मानव संसाधन हो गया, मशीनें हो गई, कार्यकर्ता हो गए, संगठन हो गए, प्लानिंग हो गई, जितने भी विभिन्न संसाधन है, ठीक है, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन कर रहा है? प्रबंधन कर रहा है। ये कौन सा बोल रहा है? ये वाला पॉइंट कह रहा है, ठीक है। और अगर गैर व्यवसायिक संस्था है तो देश की समृद्धि के लिए उपयोगी है। अन्य दृष्टिकोणों से प्रबंध का महत्व देखिए, आर्थिक नियोजन को सफल बनाने के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, नियोक्ता तथा श्रमिकों के बीच मधुर संबंधों के विकास हेतु, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विचार विमर्श करने के लिए, व्यापारिक सफलता में स्थायित्व लाने के लिए, ठीक है, प्रबंध हमारा जरूरी है। आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रबंध के कौन कौन से स्तर है। देखिए प्रबंध के स्तर की बात करें तो प्रबंध में 3 स्तर होते हैं। एक होता है जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, जिसे बोलते हैं शीर्ष स्तर। फिर उसके नीचे काम करने वाला जिसे कहते हैं मध्य स्तर। फिर सबसे नीचे होता है पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक जो है सीधे श्रमिक के संपर्क में होते हैं। पर्यवेक्षक रिपोर्ट करते हैं मध्य स्तर को, और मध्य स्तर वाले रिपोर्ट करते हैं किसको? उच्च स्तरीय प्रबंधक को, ठीक है। उच्च स्तर में कौन होता है? संचालक मंडल होता है जो संचालित करते हैं। प्रबंध संचालक होते हैं, मुख्य प्रबंधक होते हैं यानी चीफ मैनेजर। यहाँ कौन होता है? प्रबंधक होते हैं, उप प्रबंधक होते हैं और सहायक प्रबंधक होते हैं, यानी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ कौन होता है? अधीक्षक होता है, पर्यवेक्षक होता है और फोरमैन होता है, यानी कार्य करने वाले, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं? ये लोग पर्यवेक्षण करते हैं कि कौन सा श्रमिक कैसे काम कर रहा है, कहीं दिक्कत तो नहीं जा रही काम करने में, ये सब देख रेख का काम होता है पर्यवेक्षक में, क्लियर है। ये लोग नीतियां बनाते हैं, ये लोग नीतियों को एग्जीक्यूट करते हैं, और ये लोग काम करने वालों को देखते हैं कि नीति सही से पालन हो रही है श्रमिकों द्वारा या नहीं, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, इन तीनों के बारे में हमने आपको बता दिया। संचालक मंडल जो क्या करते हैं? कार्य का निर्णय करते हैं, विचार बनाते हैं और विश्लेषण करते हैं, क्लियर है। अब देखिए शेष स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं उनका काम क्या है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। बजट कितना लाना है हमारी संस्था के लिए कौन डिसाइड करेगा? सबसे ऊपर बैठे लोग, कि इस साल इतने बजट में हमको काम करना है। योजनाओं और परिणामों की समीक्षा करना, योजना बनाएंगे, योजना बनाने के बाद योजना से क्या परिणाम निकला उसको देखेंगे। महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना, आय का वितरण करना, ट्रस्टी के रूप में कार्य करना, मुख्य अधिशासी का चयन करना, उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करना, यानी हमारा जो संस्था है उसके उद्देश्य क्या है वो बनाना, व्यवसाय में दीर्घकालीन स्थायित्व प्राप्त करना,
यानी जो सबसे टॉप मोस्ट पे बैठा है ना, वो संस्था के बारे में लगातार इन बातों पे विचार कर रहा है कि हमें इस साल संस्था कैसे चलानी है, कैसे संस्था चलते समय स्थायित्व प्राप्त करना है, हमारा उद्देश्य इस साल क्या रहने वाला है, हम ट्रस्टी ग्रुप में कैसे काम करेंगे, हम योजनाओं को कैसे लागू करेंगे और योजना से ज्यादा अच्छा परिणाम कैसे प्राप्त करेंगे। शीर्ष प्रबंधन का काम है। ठीक है। मध्यम स्तरीय प्रबंधन का काम क्या है? देखिए, मध्य स्तरीय जो प्रबंधक है उनके जो कर्तव्य हैं वो शीर्ष एवं पर्यवेक्षकीय प्रबंधकों के बीच है। ऑब्वियस सी बात है, मिडिल वाला क्या होता है, अपर और लोअर के बीच में होता है। ठीक है। संचालन संबंधित निर्णयों में भाग लेना, शीर्ष प्रबंध द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर नीतियों को कार्यान्वित करना। यानी अगर जो शीर्ष प्रबंध ने बोला है कि इन सीमाओं के अंदर काम करना है तो उनको, यानी मध्य जो होते स्तरीय प्रबंधक, उनको इन नीतियों में रहकर ही काम करना है। व्यापक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहना, प्रत्येक निर्णय पर गंभीरतापूर्वक विचार करना, भावी यानी आने वाली जो उपयोगिता के बजाय तात्कालिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर कर्मचारियों का मूल्यांकन करना। यानी ऐसा नहीं कि हम भविष्य की योजनाएं बनाने लगे तुरंत के तुरंत, अभी जो सामने है पहले उस काम को अच्छी तरीके से कर लिया जाए, वहां पे कर्मचारी का मूल्यांकन करके काम किया जाए, ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है। मुख्य अधिशासी को पूर्ण सहयोग देना, उत्पादन परिणामों की समीक्षा करना। क्लियर है? ये है मध्य स्तरीय। और देखिए पर्यवेक्षकी का काम क्या है, यहाँ पे मध्य स्तरीय के कुछ और भी काम लिखे, वो आपको पता है। शीर्ष एवं निम्न स्तरीय के बीच में समन्वय स्थापित करता है, दैनंदिन क्रियाकलापों की पूर्णता और सही जानकारी प्राप्त करता है। आज क्या क्या काम हुए हैं, कौन कौन काम किया है, कितना काम किया है, कितना उत्पादन हुआ है, ये सब रिकॉर्ड कौन रखता है? मध्य स्तरीय प्रबंधक रखता है, जो उच्च स्तर तक पहुंचाता है। पर्यवेक्षकी के काम क्या है? देखिएगा, पर्यवेक्षकी जो प्रबंधक है उनके काम क्या है? कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करना, यानी जो कर्मचारी संस्था में काम कर रहे हैं वो काम कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, उनको काम में कोई बाधा तो नहीं आ रही है, तकनीकी समस्या क्या है, उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, और ये सारी चीजों की रिपोर्ट बना करके कहाँ पहुंचाना? मध्य स्तरीय प्रबंधक तक पहुंचाना। और जो समस्याएं अपने स्तर पे सॉल्व हो सकती है उनको अपने स्तर पे सॉल्व करने की भी कोशिश करना। ठीक है। ये किसका काम है? पर्यवेक्षकी प्रबंधक का। वास्तविक निष्पादन, निर्धारित लक्ष्य से कम होने पर कारणों का पता लगाना, त्रुटि के मूल बिंदु पर ही उसके निवारण का आवश्यक कार्यवाही करना। यानी हमने जितना सोच रखा था क्या उतना काम हो पाया? अगर नहीं हो पाया तो गलती कहाँ हुई, किस बिंदु पर हुई, उसका समाधान कैसे हो सकता है, ये सारी काम किसका होता है? पर्यवेक्षक प्रबंधक का होता है। ठीक है। कर्मचारियों को उसकी योग्यता के अनुसार काम देना, आवश्यकता होने पर उत्पादन में लगे कर्मचारियों से तत्काल संपर्क करना, हर दिन हर घंटे परिणामों की जानकारी रखना, शीर्ष प्रबंध द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप दैनिक उत्पादन की योजनाएं बनाना, शीर्ष प्रबंध द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर नीतियों एवं निर्णयों का क्रियान्वित करना। ये एक बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कार्य के निष्पादन के दौरान श्रमिकों पर पूर्णतः निगरानी रखना, यानी जब काम हो रहा है तो श्रमिक काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन चीजों की पूरी निगरानी करना किसका काम होता है? पर्यवेक्षकी प्रबंधन का। उत्पादन कार्य में लगे सभी कर्मचारियों और श्रमिकी व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना। ठीक है। यहाँ पे एक शब्द है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये क्या है? ये प्रबंधन की एक विचारधारा, एक दर्शन है जो निरंतर सुधार और ग्राहकों की जरूरतों और अपेक्षाओं का जवाब देने के लिए समर्पित है। यानी TQM सिंपल सा समझिए, TQM क्या है? एक विचारधारा जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है, इस बात का लगातार प्रयास किया जाता है कि ग्राहक को क्या चाहिए, कितना चाहिए, जरूरत क्या है, किस रेट की जरूरत है, क्या उसकी डिमांड है। इन सारी चीजों पे जब हम काम करना शुरू करते हैं तो उसे कहलाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसे और सरल भाषा में समझिए, जब आप कोई ऐप चलाते हैं या जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं किसी ऐप में, तो कई बार वो सर्वे पूछता है कि प्लीज अपना फीडबैक दीजिए। और जब आप फीडबैक या सर्वे में जाते हैं तो पूछता है, जैसे व्हाट्सएप का कॉल कटता है, वीडियो कॉल या जो वॉइस कॉल होता है, जब वो कटता है तो आपसे एक फीडबैक लेता है कि आप कितने स्टार देंगे। अगर आप उसको कम स्टार देते तो पूछता है कि आवाज कैसी थी, सही जा रही थी नहीं जा रही थी, नेटवर्क प्रॉपर काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कहीं आवाज बाउंस बैक तो नहीं आ रही थी। जब सारी चीजें देखता है तो देखता है कि कस्टमर एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, कस्टमर को क्या चीजें चाहिए, उनको कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्लियर है दोस्तों? बन जाएगा। यानी कस्टमर के हिसाब से चीजों को उपलब्ध करवाना कहलाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्लियर है? आगे देखिएगा। सर्वप्रथम वर्ष 1916 में हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कार्यों का प्रतिपादन किया। किसने किया? हेनरी फ्योल ने किया प्रबंध के कार्यों का प्रतिपादन, और बोले 5 प्रकार के कार्य होते हैं। उसको PO-CCC, ये नाम याद रखिएगा, PO-CCC बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका पूरा नाम पूछता है। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन,
सी से कमांड, फिर उसके बाद फिर सी से कोऑर्डिनेशन, और फिर उसके बाद क्या है, कंट्रोलिंग। ये 5 प्रकार के किसके होते हैं, काम होते हैं। इन सबको हिंदी में क्या कहते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। प्लानिंग एंड नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, निर्देशन मतलब ये आपका डायरेक्शन, फिर उसके बाद समन्वय कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। क्लियर है दोस्तों। आगे देखिएगा, लूथर गुलिक ने प्रबंध के 8 कार्य बताए हैं। कितने कार्य, देखिए हेनरी फ्योल ने 5 कार्य बताए हैं। यहाँ से आप लोग की पॉइंट लिख लीजिएगा कि फ्योल ने कितने बताए हैं, फ्योल ने बताए हैं 5, ठीक है। उसके बाद गुलिक, लूथर ने कितने बताए हैं, लूथर गुलिक ने कितने बताए हैं, गुलिक ने बताए हैं 8, और टैरी ने बताए हैं 4। टैरी ने कितने बताए, टैरी ने बताए 4, और जो डोनेल है, डोनेल ने बताए 2। डोनेल ने कितने बताए, 2। अब देखिए यहाँ पे कितना कंफ्यूजिंग है। कई बार हमको ये डाउट हो जाता है कि किसने कितने काम बताए हैं, और यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जब हमारे सामने पेपर में आता है तो हमको लगता है कि इसने इतने कार्य बताए, कि उसने इतने कार्य बताए। तो आप एक काम करिए, इसको सीक्वेंस में जमा लीजिए, ठीक है। डोनेल ने बताया 2, डोनेल ने बताए 2, टैरी ने बताए 4, फिर उसके बाद फ्योल ने बताए 5, फिर उसके बाद गुलिक ने बताए कितने, 8, ठीक है। DTFG से ऐसे याद कर लीजिए, DTFG 2 4 5 8, ठीक है। DTFG क्लियर है। तो आपको पता है कि F के बाद ही हमेशा G आता है, ठीक है। और D के बाद E आता है, लेकिन E नहीं है, E की जगह है T, और T के बाद क्या है, F और G है। अगर यहाँ पे E होता तो लाइन से हो जाता, लेकिन DTFG याद करिएगा, ठीक है। जहाँ पे ध्यान रखेंगे, डोनेल ने 2 बताया, टैरी ने 4 बताया, फ्योल ने 5 बताया, और गुलिक ने 8 कार्य प्रबंधन के बताए हैं। DTFG, DTFG, ठीक है। D ने 2, टैरी ने 4, F ने 5 और G ने 8। क्लियर है। प्रबंध के कार्य देखिएगा, प्रबंध के कार्य क्या क्या हैं। तो प्रबंध के जो कार्य हैं वो नियोजन, प्लानिंग करना। ऑब्वियस है कि हमको कोई काम करना है, मैनेजमेंट हमको दिया गया, तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करेंगे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन लोग लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, कितनी पूंजी लगेगी, कहाँ से चीजें आना है, कहाँ से जाना है, कितना उत्पादन करना है। पूरी प्लानिंग जब हम करेंगे, मार्केट क्या कहता है, ग्राहक क्या कहता है, डिमांड क्या है, सप्लाई कैसे होगी, जब हम पूरी प्लानिंग करते हैं तो उसे कहता है क्या, नियोजन, ठीक है। मतलब नियोजन क्या है, एक प्रकार की प्लानिंग ही तो है। जॉर्ज टेरी क्या बोलते हैं, नियोजन भविष्य के गर्भ में झांकने की एक विधि या तकनीक है, जिससे आने वाली यानी भावी आवश्यकताओं की रचनात्मक पुनरावलोकन है, जिससे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्तमान प्रयासों के अनुरूप समायोजित किया जा सके। नियंत्रण है। अब बात यह होगी कि नियोजन तो हो गया, लेकिन क्या हमने जो सोचा था उस प्रकार से काम चल रहा है। अगर हमने सोचा था कि ये आदमी इतना काम करेगा, हमारा संगठन इस तरीके से काम करेगा, तो क्या हम अपने संगठन के ऊपर कंट्रोल रख पा रहे हैं, क्या उत्पादन के ऊपर कंट्रोल रख पा रहे हैं, क्या संसाधनों पर नियंत्रण है हमारा, क्या हम चीजों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पा रहे हैं। ये किसका काम है, ये काम है किसका, प्रबंधन का, ठीक है। फिर संगठन, संगठन की सहायता से हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, ये भी संगठन का काम है। संगठन माफ करिएगा, प्रबंधन का काम है। समन्वय यानी आपस में हमारा कोऑर्डिनेशन कैसा है, वो किसका काम है, प्रबंधन का काम है। फिर उसके बाद निर्देशन या संचालन, काम क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, जब हम डायरेक्शन देंगे ध्यान रखिएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका निर्देशन या संचालन, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, निर्देशन या संचालन। नियुक्तिकरण, हमको स्टाफ चाहिए होता है, तो हमको कौन सा स्टाफ लगेगा, क्या लगेगा, कैसा लगेगा, जब हम इन चीजों को देखते हैं तो वो कहलाता है क्या, नियुक्तिकरण। जैसे हमको अपनी संस्था के लिए कितने आदमी चाहिए, कैसे आदमी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मेरे काम को समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, ठीक है। जब वो काम करेगा तो उसको प्रमोशन कैसे देना है, भागीदार कैसे बनाना है, ट्रांसफर कैसे करना है, सेवा मुक्ति कैसे करनी है, उसको सेटिस्फाई कैसे रखना है, जब हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है क्या, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, नियुक्तिकरण क्या होता है। अभिप्रेरण, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी संस्था की जान होती है अभिप्रेरणा। हम अपने यहाँ काम करने वाले को मोटिवेट कैसे रखेंगे, ये एक बड़ी बात है। और अभिप्रेरणा कई प्रकार से होती है, हम पैसे देके खुश रखें, पदोन्नति देके खुश रखें, ट्रांसफर देके खुश रखें, उसको पुरस्कार देके खुश रखें, या फिर उसका मोटिवेशन करना है तो हम कंपेयर करके खुश रखें, प्रशिक्षण देके रखें। यानी कुल मिला के ये है कि हम अपने यहाँ संगठन के कर्मचारियों को जितना ज्यादा
अभिप्रेरित करेंगे, जितना ज़्यादा उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा वो कार्य करेगा और हमारे उत्पादन में योगदान देगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अभिमत दिया है, ठीक है, किसका? प्रबंध के कार्य को लेके। रॉल्फ डेविस कहते हैं नियोजन, संगठन और नियंत्रण ही प्रबंध है। कुंजो डोनेल कहते हैं नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण है क्या है? हमारा प्रबंध है। इनके ब्रेक कहते हैं नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण, समन्वय और नियंत्रण है। हेनरी फ्योल कहते हैं नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण है। लिंडाल उर्विक कहते हैं नियोजन, संगठन, आदेश और समन्वय ही क्या है? प्रबंधन है, प्रबंधन का कार्य है। लूथर गुलिक क्या कहते हैं? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, समन्वय, ये सब कह दिए लूथर गुलिक। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये क्या है? प्रबंध के कार्य है। कुछ विद्वान प्रबंध को 5M के आसपास केंद्रित होने की चर्चा करते हैं। मेन, मटेरियल, मशीन, मनी और मेथड। कौन कौन लगता है? मेन, मटेरियल, मशीन, मनी और मेथड, ये 5M है। इसमें से किसी का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। ये 5M से तात्पर्य क्या है या 5M में कौन शामिल नहीं है? कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 5M में क्या आता है? मेन, मटेरियल, मशीन, मेथड और मनी। इन्हें क्या है? प्रबंध के आधारभूत तत्व कहते हैं। इन्हीं के सहयोग से प्रबंध अपने महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्रबंध की भूमिका देखिएगा, ये अंतर व्यक्तिक भूमिकाएं होती है, यानी मुखिया की भूमिका होती है, नेतृत्व करने वाले की भूमिका होती है, संपर्क अधिकारी की भूमिका होती है, निरीक्षक की भूमिका होती है, प्रसारक या प्रचारक की भूमिका होती है, प्रवक्ता की भूमिका होती है, साहसी व उद्यमी की भूमिका होती है, निर्णय लेने के लिए साहसी व या उद्यमी भूमिका, अशांति या उपद्रव निवारक भूमिका होती है, संसाधन निवारक भूमिका, मध्यस्थ या वार्ताकार भूमिका। ठीक है, अलग अलग भूमिकाओं में लोग काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतर व्यक्तिक भूमिका क्या होती है? इसे कहते हैं इंटरपर्सनल रोल्स। प्रबंधक जो होता है इसमें निम्नलिखित भूमिकाएं अदा करता है अंतर व्यक्तिक भूमिका में। संगठन में प्रबंधक एक मुख्य व्यक्ति के रूप में होता है। एक नेता की भूमिका में प्रबंधक अपने अधीनस्थों का मार्गदर्शन करता है। कुल मिला के जो अंतर व्यक्तिक भूमिका होती है किसी भी इसकी प्रबंधकी की या प्रबंधक की, उस क्या होता है कि अपने लोगों को मोटिवेट करना, सही निर्देशन देना, सही काम कराना, सही मार्गदर्शन करना। ठीक है, फिर सूचनात्मक भूमिका में क्या होती है? सही सूचना देना, किस प्रकार से सूचना जाएगी, संदेश का जाने का माध्यम क्या होगा, कैसे अपने बॉस से बात कर सकते हैं, कैसे अपनी शिकायत दे सकते हैं, कैसे अपना सुझाव दे सकते हैं, कैसे बॉस सुझाव को प्राप्त कर सकता है और कैसे आदेश प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कहलाएगा क्या? सूचनात्मक भूमिका। देखिए एक्स्ट्रा मार्क्स में देखिएगा हमने आपके लिए कितना कुछ बना के रखा है ताकि इस बार आपके प्रबंध में पूरे नंबर आ सके। ये एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह उन्हीं सब मेहनत का परिणाम है। ठीक है, देखिए भविष्य में की जाने वाली विधि का चयन ही क्या है? नियोजन कहलाता है। इसमें कर्मचारियों को मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करना क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। हम निर्देशित कैसे करेंगे? जब लोगों का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करेंगे। ये सुनिश्चित करना कि योजनाओं का उचित क्रियान्वयन हो। ठीक है, समूह में सौहार्द लाना क्या है? समन्वय है। सही पद पर सही व्यक्ति बैठा हो वो क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण। यानी नियोजन क्या है? हम भविष्य की योजना तैयार किए। निर्देशन क्या है? हम लोगों को बताए कि काम कैसे करना है। नियंत्रण क्या है? उनको कंट्रोल किए कि कहीं सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपस में जब लोग सहयोग करें तो कहलाएगा समन्वय, और जब हमने सही लोगों को भर्ती किया तो कहलाया नियुक्तिकरण। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसमें निर्णायक जो निर्णयात्मक भूमिकाएं होती है उसमें क्या होता है? प्रबंधक की इस भूमिका का संबंध निर्णय लेने से। ऑब्वियस सी बात है, निर्णयात्मक भूमिका कोई भी जो प्रबंधक होता है उसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार उसको कठिन वातावरण में, कठिन परिस्थितियों में डिसीजन लेने पड़ते हैं, और अगर कोई प्रबंधक सही समय में सही डिसीजन ले लिया तो अपनी संस्था को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, वही उसकी कहलाती है निर्णयात्मक भूमिका कहलाती है। क्लियर है? समन्वय क्या है? समन्वय मैंने आपको बता दिया। समन्वय में एक बात समझिए, कुल मिला के क्या है, जब हमारे संस्था में जब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो वो आपस में कैसे काम कर रहे हैं, क्या एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं आपस में मतभेद तो नहीं है, मनमुटाव तो नहीं है, और अगर मनमुटाव है तो कारण क्या है, क्यों वो लोग समन्वय से काम नहीं कर पा रहे, इन सारी चीजों को देखने क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। यानी कुल मिला के लोगों का आपस में कोऑर्डिनेट कराना ही क्या है? समन्वय है। इसमें क्या होता है? सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में एकता लाना, यानी जो लोग लगे हुए हैं उनके प्रयत्न में एकता होनी चाहिए। अगर ये सब लोग अलग अलग काम करेंगे, मतभेद रख के काम करेंगे, तो कभी संगठन का विकास नहीं हो सकता, कभी भी संस्था का विकास नहीं हो सकता। अब आगे देखिए,
आगे देखिएगा, समन्वय कर्मचारियों में पारस्परिक सहयोग स्थापित करने में सहायता करता है। समन्वय का महत्व क्या है? एकता कार्य है, कार्य विवादों को रोकना है, अच्छे मानव संबंध स्थापित करने हैं, कार्य कुशलता में वृद्धि करना है, कर्मचारियों की नैतिकता में वृद्धि करना है। समन्वय हम ला कैसे सकते हैं? जब एकीकरण और सहयोग हो, जब संतुलन हो, अनुसूचियन हो, प्रभावी संदेश जा रहा हो, तो क्या होता है, हम आपस में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। समन्वय की विशेषता क्या है? समन्वय सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है, यानी इंटीग्रिटी लाता है कि हम ऐसे काम कर सकते हैं। क्लियर है। फिर समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है, हम जो काम कर रहे हैं उनमें एकीकृत हो सकते हैं। समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व और समन्वय सोचा समझा कार्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। आइए अब देखिए, ये पूरा चैप्टर हमने बहुत सफलतापूर्वक पूरा किया है। जल्दी से इसके एमसीक्यू लगवा देते हैं। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य क्या है? यानी कर्मचारियों को प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? नियुक्तिकरण, अभिप्रेरण, संगठन या नियंत्रण? इसका जो सही उत्तर होगा क्या? अभिप्रेरण। यानी जब लोग मोटिवेट होंगे वही तो प्रबंधन के कर्मचारियों को प्रेरणा देगा। जॉर्ज और टेरी, ये देखिए आ ही गया, हमने आपको बताया था DTFG। ठीक है। तो जॉर्ज आर टेरी के प्रबंध में कितने कार्य बताए गए? तो डी ने बताया है 2, टेरी ने बताया 4, एफ ने बताया है 5 और जो ये थे इन्होंने बताया है 8। बन जाएगा। तो कितना आंसर होगा? 4। समन्वय स्थापित किया जाता है उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंध द्वारा, निम्न स्तरीय प्रबंध द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो समन्वय हमेशा उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी ऊपर बैठा आदमी ये डिसाइड करेगा कि सब लोग आपस में सहयोग देके काम करें। ऊपर बैठा आदमी डिसाइड कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, नीचे जो कर्मचारी है वो कैसे डिसाइड करेगा कि ऊपर के सब लोग कोऑर्डिनेट करके काम करें। क्लियर है। समन्वय क्या है? ऐच्छिक है, आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है। समन्वय आवश्यक है। क्लियर है। भारत में प्रबंध क्या है? आवश्यक, अनावश्यक, विलासिता या इनमें से कोई नहीं? तो प्रबंध आवश्यक है। डैश 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 के अनुसार प्रबंध जो है व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का। अभी अभी आप पढ़े थे, ये किसका कथन है? ये एप्पले का कथन है। एप्पले कहते हैं कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, व्यक्तियों के विकास से ही हम कुछ कर सकते हैं, वस्तुओं का निर्देशन नहीं है ये। भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण किसका अभाव है? कुशल प्रबंधक, मानव शक्ति, संसाधन या ये सभी? देखिए, हमारे यहाँ मानव है, हमारे यहाँ संसाधन भी है, लेकिन हमारे यहाँ क्या नहीं है? प्रबंधन नहीं है। तो कुशल प्रबंधन होना चाहिए। माना तो इतने हैं कि ज्यादा है बल्कि जरूरत से। आगे देखिएगा, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व क्या है? संतुष्ट कर्मचारी, अत्यधिक पूंजी, बड़ा बाजार, या ये है अधिकतम उत्पादन? तो ध्यान रखिएगा, सफलता का जो प्राथमिक तत्व है अधिकतम पूंजी है। क्योंकि अगर पूंजी रहेगी तो हम संगठन भी रख सकते हैं, नियोजन भी कर सकते हैं और नियंत्रण भी कर सकते हैं। बहुत सारे काम उससे हो जाएंगे। क्लियर है। अब आगे देखिएगा, प्रबंध क्या है? कला है। कला और विज्ञान दोनों है, विज्ञान है, इनमें से कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध के कितने लेवल होते हैं? तो प्रबंध के 3 लेवल होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्यम स्तरीय और निम्न या पर्यवेक्षक स्तरीय। ठीक है, 3 स्तर होते हैं। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? सभी के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, समाज के प्रति। ध्यान रखिएगा, सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब ये नहीं केवल समाज के प्रति। सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति होता है, कर्मचारी हो, सरकार हो, समाज हो, सभी के प्रति। ठीक है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का। बता चुके हैं आपको, इसका उत्तर क्या होगा? एप्पले। क्या होगा? LP एप्पले। क्लियर है। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है? भौतिक संसाधन, आर्थिक, मानव या कुशल प्रबंधन? तो किसकी होती है? कुशल प्रबंधन की होती है। आगे देखिए, उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का कितने % व्यय करता है? जो उच्च स्तरीय प्रबंधक है, ध्यान रखिएगा, एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो उच्च स्तरीय प्रबंधक है वो नियोजन पर यानी प्लानिंग करने पे अपने समय का 35% खर्च करता है। यानी जितना समय वो ऑफिस में आता है उसका 35% खर्च करता है प्लानिंग करने पे। ठीक है। प्रबंध का सार क्या है? समन्वय, नियुक्तिकरण, संगठन या नियंत्रण? तो ध्यान रखेंगे, प्रबंध का सार है समन्वय। अगर प्रबंध करने के बाद भी लोग आपस में एकजुट होकर काम नहीं कर रहे, आपस में मतभेद है, मनमुटाव रख रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रबंधक होने का कोई फायदा ही नहीं है। आप कहीं के मैनेजर बनाए गए और आपके कर्मचारी आपकी बात ही नहीं सुन रहे, अपनी बात नहीं सुन रहे, तो कोई फायदा है नहीं। प्रबंध कला है, स्वयं काम करने की, दूसरों से काम करवाने के, स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम करवाने की, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, स्वयं काम करने को, दूसरों से काम करवाने की कला ही क्या है? प्रबंधन है। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, इन दोनों में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा,
प्रबंध के जो सामाजिक उत्तरदायित्व है वो है विक्रेता को सावधानी का नियमन करना। ठीक है, प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रबंधक सभी विभागों में क्रियाओं का संचालित करते हैं वो क्या है? नियोजन है, संगठन है, नियुक्तिकरण है, समन्वय है। तो वो प्रक्रिया जहां प्रबंधक सभी विभागों की क्रियाओं को संचालित करते हैं वो क्या है? समन्वय। ठीक है, बन जाएगा। कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? नियोजन, सहयोग, नियुक्तिकरण या नियंत्रण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सहयोग जो है वो प्रबंधन का कार्य नहीं है। प्रबंध एक पेशा है। ये देखिए वो क्वेश्चन आगे जो मैं आपको बताया था, किसका कथन है? तो अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का ये कथन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ना केवल सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे एक्स्ट्रा मार्क्स वाले भी आपके क्लियर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको सरल भाषा में समझ में आएंगे, पूरा एमसीक्यू आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग लगा भी लिए होंगे सफलतापूर्वक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अभी भी जाने से पहले इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।